Now it is recording. ठीक है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े। इस कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स वैसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2:1 के रेशियो में पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म तक में एडीपी का निर्माण होता है और फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि इसे कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी या फिर यह सेल की ऊर्जा कही जाती है। एडीपी कितना बनता है 38 मॉलिक्यूल्स एंड ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल में और फाइनली कितने बनते हैं 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का निर्माण होता है, जिसे आपका बॉडी जो है एनर्जी के रूप में तैयार कर लेता है। इट मीन्स तो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक होता है और ब्रेक होके आपको एनर्जी देता है। आइए अगर हम बात करते हैं इसके जेनेरिक फार्मूला की, तो CnH2n जो है ये जेनेरिक फार्मूला है। इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं C6H12O6 के द्वारा, जो कि एक ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ये सभी को जानते हो कि यह एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो अगर फार्मूला पे देखिए, अगर यहाँ पे n बराबर कितना लिया गया 6 लिया गया है, तो C6 और H2 है यहाँ पे और बाहर में क्या है 6 है, तो H12 C6H12 और O6 यह ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। अब जरा देखिएगा रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है H12O6। आपको पता है इसकी वैलेंसी इसके ऊपर होती है, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर होती है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 2:1 के अनुपात में है। मीन्स ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 1 के अनुपात में है। तो डेफिनेटली है यह क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो जेनरिक फार्मूला से भी आप प्रूफ कर पाते हैं और ऐसे नॉर्मली लॉजिकली भी आप प्रूफ कर पाते हैं। दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द सिंपल शुगर, और ये फार्मूला जो है सिंपल शुगर के लिए ही वैलिड है, विच आर मेड अप ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एंड वाटर। लेकिन इसके आगे अगर आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लाओगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, एक जेनेरिक फार्मूला है। तो नॉर्मली इसी फार्मूला को आपको याद रखना। Originally, in the term of carbohydrate were used to describe compound that were literally carbohydrates because they had the empirical formula of CH2O। तो empirical formula जो है ये CH2O है। कई बार इस जेनरिक फार्मूला को प्रूफ ना करते हुए या जेनरिक फार्मूला को वैलिड ना करते हुए भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा, अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में आपको देखने को मिल जाए। Carbohydrates have been classified in recent year on the basis of carbohydrates structure, not their formula। और बेसिकली अभी जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको क्लासिफाइड करते हैं वो स्ट्रक्चर से क्लासिफाइड है, ना कि फार्मूला से है। तो फार्मूला आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर रिटन इन योर एग्जामिनेशन इट विल डेफिनेटली गिव एंड एनहांसेस योर मार्क्स। तो सच एल्डिहाइड्स जैसे जैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर आल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी, जबकि यह पॉलीहाइड्रोक्सी है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में माना जाता है। क्यों? इसमें CH2O का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सेलुलोज, starch, glycogen are the amongst the compound that belong to this family। okay, तो सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोजेन भी है। आपको पता होगा ग्लाइकोजेन आपके लीवर में स्टोर रहता है और जब कभी बॉडी की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजेन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के रूप में। मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट शब्द का प्रयोग उन यौगिक का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो सचमुच कार्बोहाइड्रेट्स थे, क्योंकि उनके पास अनुभज सूत्र CH2O, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे सूत्र जो है CH2O के रूप में पाया जाता है। हाल के वर्षों में कार्बोहाइड्रेट्स को उनके सूत्रों के आधार पर नहीं बल्कि उनके कार्बोहाइड्रेट संरचनाओं के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर देखा जाए तो प्रमुख कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज एवं उनके यौगिक हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं। आपने पहला देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान क्या है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं। वी नो कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट्स। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन डाइट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि पीपल सबसे ज़्यादा क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेता है। सम कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। देखिएगा जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाएगा तो उसको पता है कि आपके ब्लड के में जो ग्लूकोज का लेवल है 120 से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप क्या लें, शुगर की मात्रा कम लें। और आपको पता है कि पोटैटो में शुगर है, जाहिर से आपको बात बोलेगा पोटैटो कम खाएं, मेज़ को बोलेगा कम खाएं, मिल्क का सेवन कम करें, पॉपकॉर्न को कम खाएं और ब्रेड को कम खाएं। ठीक है, तो ब्रेड में थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटैटो में थोड़ा ज़्यादा है। तो ब्रेड कभी कभी खा सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, मिल्क कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ आप नहीं खाइएगा तो बेहतरीन होगा इफ़ यू आर सफरिंग विद द डायबिटीज़। खैर आपको इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सिंपल होता है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह कॉम्प्लेक्स होता है। और जो सिंपल होता है वो दो पार्ट में होते हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेक्राइड। सिर्फ इस चार्ट को बनाइएगा तो यहाँ से आपको 3 नंबर दे देगा। तो मोनोसेक्राइड्स क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड डाइसेक्राइड क्या है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इसका मतलब डाई है, मतलब दो मोनो मिलके बना होगा। ओके, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज लैक्टोज, इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है। तो कॉम्बिनेशन को आपको देने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं बॉक्स में जब फाइनल हम लोग लिखेंगे उस समय बॉक्स में हम दे पाएंगे। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ये डाइसेक्राइड, डाई का मतलब है मोनो प्लस मोनो बन गया डाई। ओके, इसका मतलब दो इसमें मोनो मोनो मिलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीसेक्राइड, जिसका नाम है स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोजन। तो अभी देखा ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और जब यह आपको देना होता है किसमें, बॉडी को, तो सिंप्लेक्स में बदल जाता है, और सिंप्लेक्स क्या है, तो ग्लूकोज है। इसलिए डायरेक्ट ग्लाइकोजन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमें उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम देख रहे हैं, पहला सिंपल या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, cookies and other sweet snacks containing simple carbohydrates. These foods are often made with the white sugar, जैसे चीनी के द्वारा बना होता है, a form of processed sugars. Simple carbohydrates are also found in the natural sugar, fruits, milk, vegetables, and contain the natural sugars. Honey is the natural sugar as well as, okay, people eat natural sugar in its original form. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है या नेचुरल शुगर होता है उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे हनी। हनी को फिर पकाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली खा सकते हैं। फ्रूट्स को आप डायरेक्टली खा सकते हैं, मिल्क को आप डायरेक्टली खा सकते हैं। ओके, simple carbohydrates are easier to handle because they are less complex. They come from fruits, sugar stuffs, as well as pretty much anything else that is sweet. The human body can rapidly break down these things, and that is some where some of the problems lie. इसको लास्ट में क्या है, इसको बार बार ब्रेक करता है और यही से प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाता है। देयर इज द ओनली वन शुगर यूनिट इन द मोनोसेक्राइड। अब देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंपल का जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या था, मोनोसेक्राइड। अभी आपने देखा था सिंपल में कौन है, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम जानते हैं, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स बेसिकली क्या है, यह सिंपल सिंपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट दोज कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, इसका दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, टू गिव द सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब इसमें अगर जल के साथ इसका रिएक्शन करा दोगे तो ये फिर फर्दर जो है दूसरे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटेगा। इफ ए मोनोसेक्राइड कंटेंट्स एन एल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एल्डोज। अगर यह एल्डिहाइड ग्रुप को ये करता है तो ये क्या करेगा, एल्डोज। एंड ऑन द अदर हैंड इफ इट कंटेन्स ए कीटो ग्रुप देन इट इज कॉल्ड कीटोस। ओके, तो मोनोसेक्राइड जो है इस तरह से काम करते हैं। आइए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज। The two commonly used method for the preparation of glucose are
पहला from sources. If the glucose is boiled with the dilute acid in alcoholic solution, then we obtain a glucose and fructose. From starch, we can obtain glucose by hydrolysis of starch and by boiling it with the dilute H2SO4. सांस सल्फ्यूरिक अम्ल में, concentrated सांस सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर आप इसे बॉइल करोगे तो 393 के अंडर एलिवेटेड प्रेशर में तो आपको क्या मिलेगा, स्टार्च से ग्लूकोज मिल जाएगा मोनोसेक्राइड, या डायरेक्टली सोर्स से हम क्या ले सकते हैं, मोनोसेक्राइड ले सकते हैं। सो ग्लूकोज आर द मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज की फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसका जेनेरिक रूप क्या था, CnH2 ओके O और N, ये इसका क्या था, तो जेनेरिक फॉर्म था। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ऑक्सीजन देखिए तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल हो गया। अब कार्बन देखिए तो 1 2 3 4 5 6 100% यह जो स्ट्रक्चर है वो किसका है डियर, तो कार्बोहाइड्रेट्स का है। और कार्बोहाइड्रेट्स में किसका है, तो मोनोसैकेराइड्स का है। और मोनोसैकेराइड्स में किसका है डियर, तो यह ग्लूकोज का है। ओके, इसको हम स्टार्च से या डायरेक्ट सोर्स से भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हेयर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वेयर यू विल फाइंड द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेन्स, व्हीट है, राइस है, ब्रेड है, जैसे कि ल्यूग्यूमिन, जैसे कि बीन है, प्रोटीन्स है, स्टार्ची वेजिटेबल, कॉर्न एंड पोटैटो। तो इनमें जो है मोस्टली आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब देखते हैं इस कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या है। ओके, पहले डाइसैकेराइड देख लेते हैं। डाइसैकेराइड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, डाइसैकेराइड्स इल इनटू टू मॉलिक्यूल, मतलब अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वह दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। दिस टू मोनोसैकेराइड यूनाइट एंड ज्वाइंड बाय ऑक्साइड लिंकेज which is a form of the loss of water molecule, and this linkage is called glycosidic linkage। मतलब एक मोनोसेक्राइड और दूसरे मोनोसेक्राइड से जब जुड़ते हैं तो जब आप डायग्राम में लिखिएगा, यहाँ बनाइएगा मोनोसेक्राइड, फिर एक लाइन दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा मोनोसेक्राइड, और बीच में जो ये लिंकेज है इस लिंकेज को लिखिएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ओके, सोर्सेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड which on hydrolysis give glucose and fructose। जब कभी भी मोनो डाइसेक्राइड को ब्रेक करोगे तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज में कन्वर्ट होगा। ओके, एंड इन माल्टोज देयर आर टू अल्फा डी ग्लूकोज एंड लैक्टोज, मीन्स ग्लूकोज को अगर माल्टोज के साथ जोड़ दोगे, सॉरी ग्लूकोज को अगर लैक्टोज के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनता है, माल्टोज। तो माल्टोज हो गया डाइसेक्राइड, ग्लूकोज हो गया मोनोसेक्राइड और लैक्टोज हो गया मोनोसेक्राइड। तो मोनो मोनो मिलके क्या बनता है, डाई बनता है। Polysaccharides, polysaccharides contains long monosaccharides units joined together by the glycosidic linkage। Most of them act as a food storage like starch। Starch is the main storage polysaccharide for the plants। तो कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि स्टार्च क्या है, तो आप क्या बोलेगा, पॉलीसैकेराइड्स है। तो पॉलीसैकेराइड से तो मोनो को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए स्टार्च से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। कई बार बोलता है जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया। सेल ओके, इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। The polysaccharide are the composed of amylose and amylopectin। Cellulose is also one of the polysaccharide that are mostly found in plant। It composed of beta D glucose units joined by a glycosidic linkage between C1 of the one glucose unit and C4 of the next glucose unit। मतलब पहला इसका जो ग्लूकोज यूनिट का जो कार्बन है, ये पहला कार्बन, और दूसरा से जिसे ज्वाइन करेगा वह चौथा से ज्वाइन करेगा। और इस तरह से मतलब अगर आपने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ये पहला और ये चौथा के साथ लिंकेज होता है, और यह लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलीसेकेराइड।
तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा और कार्बोहाइड्रेट्स के तीनों रूप को देखा, मोनोसेक्राइड जिसको सिंपल कहते हैं, जिसको ग्लूकोज के रूप में कह सकते हैं, उसका आपने स्ट्रक्चर देखा और देखा कि कैसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से ये बंधा होता है। फिर आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर आपने ड्राई सेक्राइड्स देखा, फिर आपने पॉलीसेक्राइड्स देखा। ओके, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है? दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द डाइट ड्यू टू a specific function they perform in the human body, such as eliminating or minimizing ketosis, breakdown of body protein, and loss of cation and dehydration. तो आपके शरीर में जो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का जो लॉस होता है उसको रोकता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और जो केटायन और एनायन बनता है उसको बैलेंसेस करने का भी काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल बिकॉज दे आर प्रिकर्सर टू कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ह्यूमन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ह्यूमन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर इतना कॉम्प्लिकेशन में दिक्कत आ रहा है तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ये भी सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सिस्टम इन द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग एक्टिविटी, जैसे दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप फैट्स का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है। डायरेक्ट आप फैट्स खाइएगा तो जिंदा नहीं रह पाइएगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फैट्स को हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ खाते हैं, इसलिए देखिएगा बटर को आप हमेशा ब्रेड में लगा के खाते हैं, घी को आप हमेशा चावल के साथ खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं, अकेले कभी नहीं खाते, नहीं तो वो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है और उसके ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। दे एग्जैक्ट ए स्पेयरिंग एक्शन ऑन प्रोटॉन, they provide the carbon skeleton for the synthesis of some non-essential amino acid। तो आपके बॉडी में जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल मतलब जो बाहर से आप जिसको बॉडी आपको जो है लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर बनता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन, उसके लिए यह स्केलेटन का काम करता है। क्योंकि ये बड़े लंबे चौड़े में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए वह बोन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। क्लियर है? अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ because they are the most abundant molecule present in the body and form about 60% of the dry weight। देखिए ये जो है कि 60% ऑफ ड्राई वेट के रूप में पाया जाता है कौन? प्रोटीन। दे आर द मोस्ट कॉमन सेल्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपार्ट फ्रॉम सेल्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, regulatory and structural part of the body are made up of protein. As a result, they are essential for growth and development of individual। इस रिजल्ट के कारण जो होता है यह ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है? एसेंशियल होता है। फूड लाइक एग्स, पल्सेस, मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर्म द मेजर हाई प्रोटीन फूड फॉर द बॉडी। तो ये बॉडी के लिए जो होता है फूड का भी निर्माण करता है और यह बॉडी के लिए जो होता है गेन का काम करता है, इसलिए ग्रोथ के लिए या बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, और ये ड्राई वेट का 60% पाया जाता है। अगर बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का, तो प्रोटीन आर द पॉलीमेरिक चेन। पॉलीमेरिक चेन होता है एक से अधिक, किसका? तो एमाइनो एसिड्स का। आपने कई बार अपने जीएस के एग्जामिनेशनों में या पीटी के एग्जामिनेशन में पढ़ा होगा कि 120 मॉलिक्यूल जो है मिलकर क्या बनाते हैं। अगर 20 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइनो एसिड है तो एक मॉलिक्यूल क्या बन जाता है इसके चेन से? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इसलिए कहा जाता है इट इज ए पॉलीमेरिक चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज मेनली कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन एमाइनो एसिड्स। जब लॉन्ग चेन लिखिएगा तो ब्रैकेट में आप 20 लिख दीजिएगा। The structure and positions of the amino acids gives particular properties to the protein। Amino acids are made up of amino functional group। तो amino functional group क्या होता है? NH2 and the carboxyl group that is COOH, जो कि आपने पढ़ा होगा CH3COOH, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप कौन है? COOH है। तो ये इसका मिलता है, देखिए एक जगह पे क्या लगा हुआ है? COOH, एक जगह पे क्या लगा हुआ है? एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, और ये फिर हाइड्रोजन है और फिर इसका रिंग स्ट्रक्चर्स है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है किसका? प्रोटीन का। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये रिंग है, फिर इसमें क्या लगेंगे?
COOH, फिर इस तरह से आगे लगते हुए एक प्रोटीन चेन का निर्माण कर देता है। अगर बात करते हैं एमाइनो एसिड्स का, तो एमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन। बार बार पूछता है कि एक एमाइनो एसिड्स मीन्स अगर एक से ज़्यादा एमाइनो एसिड यहाँ लिंकअप होगा, तो ये जो बनता है इसकी के द्वारा तो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हो, या पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा एक से अधिक एमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वन और द सेवरल सच चेन ऑफ फोल्ड डिफरेंटली टू फॉर्म ए प्रोटीन। एमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। यह एमाइनो एसिड किसका सब्स्टिट्यूट है, मीथेन का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ है या कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है, तो यह उसका सब्स्टिट्यूट है। व्हेन द 4 वैलेंसीज ऑफ द alpha carbon are occupied by hydrogen amino groups, carboxyl group, and the fourth valency is fulfilled by the variable R group. Depending on the R group, there are different type of amino acids, out of which 20 are found in a polypeptide chain, and all these properties of amino acid decided the ultimate structure and function of protein. तो जो जिस तरह के एमाइनो ग्रुप जुटा हुआ है, उसी से इस प्रोटीन का जो है फंक्शन या इसकी एक्टिविटी को पहचाना जा सकता है। अगर हम देखें तो इसको 4 तरह से बांटा जाता है। पहला, प्राइमरी। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द लीनियर पॉलीपेप्टाइड, मतलब अगर एक जो चेन है इस तरह से अमाइनो एसिड अगर जुड़ा है तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी। ओके, प्राइमरी अमीन अमीन का कॉम्बिनेशन है, तो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। चेंजिंग ऑफ द इवेंट as a single amino acid will result in a different chain and hence form a protein. Next क्या था, secondary. The secondary structure of protein is formed by the hydrogen bonding in the polypeptide chain. ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी। और नेक्स्ट क्या था, टर्सरी। द टर्सरी स्ट्रक्चर द फाइनल 3 डायमेंशनल शेप acquired the polypeptide chain under the attractive and repulsive forces of different R group। तो ये आप देखे थे यहाँ पे जो NH2 था और यहाँ पे जो COOH था और यहाँ पे जो R ग्रुप था, इसमें अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या होता है, टर्शियरी होता है। और लास्ट क्या है, क्वाटरनरी। दिस इज द वेरी दिस स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड ओनली दोज प्रोटीन विच आर मल्टीपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक से अधिक 3 डायमेंशन में, एक मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके ऊपर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन चढ़ गया, इसके ऊपर और एक चढ़ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हुए। अगर सिंपल लाइन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, इसमें अगर हाइड्रोजन एक्सटेंशन हो गया तो सेकेंडरी। ओके, और टर्सरी में क्या है, ये R बॉन्ड में दूसरा लग गया तो टर्सरी, और फिर इस R बॉन्ड के पर ऊपर एक ओवरलैप कर गया तो क्वाटरनरी। A function of protein. Protein plays a multiple function in body and its structures give its function. Some of the prominent functions are digestion. तो देखिए आपका जो प्रोटीन है वो डाइजेशन में भी मदद करता है। अब तक आपने सुना होगा कि एंजाइम्स क्या होता है, हमारे डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन आपको डियर पता होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये याद रखिएगा। All hormones are protein and all enzymes are protein, but all protein and all proteins are not enzymes. Same, all protein are not hormone. That's why if it is an enzyme, definitely it is a protein. So digestion is carried out by the digestive enzyme, which are basically a proteinous in nature. या जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। देखिए आपके बॉडी में जो भी वर्क करता है, जिसको ज़्यादा वर्क करना हो, जिसको लंबा वर्क करना हो, सब का सब किसका बना होता है, प्रोटीन का बना। जैसे मूवमेंट, मायोसिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन द मसल्स। बार बार पूछा जाता है कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण मसल्स में मूवमेंट आता है। आप अपने हाथ को ऊपर नीचे करते हो, ये क्या बोन से होता है क्या, नहीं, ये मसल्स के खींचने से और नहीं खींचने से होता है। इसमें क्या पाया जाता है, मायोसिन, और मायोसिन क्या है, एक प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट क्या है, केराटिन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये बार बार पूछा जाता है कि आपका सेल में रिजिडिटी है, आपके स्किन में रिजिडिटी है, मायोसिन में रिजिडिटी है, जैसे हेयर में है, नेल्स में है, हॉर्न्स में है, एनिमल्स में है, ये सब जो होता है ये केराटिन के कारण होता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेट विद द अदर सेल्स
and the external environment via receptor present on the surface of the cell, and this receptor are made up of protein. जो भी आपके शरीर में काम करेगा लगातार वो किसका बना होगा? प्रोटीन का. Act as a messenger. The protein functions as a chemical messenger which help in the communication between cells, tissues and organ. So protein are the very important ingredients for your body rather than carbohydrates. वाटर लिपिड्स. नेक्स्ट आपका टॉपिक्स क्या है? लिपिड्स है. लिपिड्स आर डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अभी तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या था? सॉल्युबल था. अपने घर में अगर प्रोटीन पाउडर पीते हो तो पानी में घोल के देखना ये घुल जाएगा, लेकिन तेल जो है गिरा के देखना पानी में नहीं घुलेगा. इसका मतलब लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इन द ह्यूमन बॉडी दिस मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. बार बार आपसे पूछा जाएगा ये लिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है बॉडी के अंदर, तो क्या हो गया? लीवर. द गुड सोर्सेस ऑफ लिपिड्स आर एविडेंटली फाउंड इन बटर, चीज, फ्राइड फूड्स, घी, ऑयल. ये सारा आपको नहीं लेना चाहिए. लिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज दे आर सॉल्युबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल. तो सिर्फ ये नॉन पोलर में ही मूव करते हैं. नॉन पोलर का मतलब जिसमें कैटायन और एनायन नहीं बनता हो. और यह दो तरह का होता है, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. जैसे फैट्स एंड वैक्स. वैक्स माने मोम आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड्स. एंड कॉम्प्लेक्स में हो गया फॉस्फोलिपिड्स, और यही फॉस्फोलिपिड्स का क्या बना होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइनोलिपिड्स एंड द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. ओके. अब देखो लिपिड्स का ये नेचर होता है. ये लिपिड्स कई लेटर में, जैसे पोलर हेड्स जैसे हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर पोलर हेड होता है हाइड्रोफिलिक. ओके. तो अब बीच में क्या है? नॉन पोलर है, दैट इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक माने क्या होता है? वाटर लवर. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से नफरत करने वाला, और ये होता है वाटर से मोहब्बत करने वाला. तो लिपिड्स का जो ऊपरी पार्ट होता है वह वाटर से मोहब्बत करता है. अंदर का जो पार्ट होता है वो वाटर से मोहब्बत करता है, लेकिन इसके जो बीच वाला पार्ट है ये वाटर से मोहब्बत नहीं करता है. करेक्ट. इसका मतलब ये बीच में प्रोटीन को इंडल्ज करके लाइपोप्रोटीन का निर्माण कर सकता है. अब देखिए लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होते हैं सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं. लिपिड्स आर द पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड्स दैट कंटेन ए लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन with a small polar region containing oxygen. ये सैचुरेटेड है. ओके. और दूसरा क्या है? नॉन सैचुरेटेड है. जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या कम होगी वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है. ठीक है. सो दिस इन और योर लिपिड्स स्ट्रक्चर. अगले क्लास में टाइप्स ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे और लिपिड्स के फंक्शन को पढ़ेंगे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे नया बायोमोलिक्यूल एंड दैट इज विटामिन्स. और विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियों को देखेंगे, जो तो आप बहुत हद तक जानते होंगे, फिर भी हम लोग थोड़ा नए तरीके से देखेंगे. क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? 215 से 220 तक रिजल्ट आएगा. कट ऑफ थोड़ा कम और जा सकता है. ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि कट ऑफ 215 से भी नीचे जाए, बट ये स्टैंडर्ड अभी तक का जो बातें निकल के आ रही है उसके आधार पे है. ओके. ये आएगा. अगर आपका कल आ गया, परसों आ गया तो ठीक है, नहीं तो 10 तक आएगा, क्योंकि 15 नवंबर को आपको मैंने बताया ना इसका क्या स्थापना दिवस है, तो इसको ये भंजाना चाहता है. यही इसका स्थिति, बाकी और कोई रीजन नहीं. सारा कुछ ओवर है इसका. ठीक है. ये जो वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट करेगा वो भी उसी दिन करेगा. जीएसएससी वगैरह की जो वैकेंसी की बात करेगा ये उसी दिन करेगा. लेकिन अब ये इसमें जीएसएससी में लोचा हो सकता है. इसने जो कर दिया है कि जो लोग जनरल हैं और वो यहाँ के अस्थाई हैं तो वो बाहर से अगर मैटर इंटर किए हैं तो नहीं चलेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. राइट की इक्वलिटी है. फिर मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा जीएसएससी का. आर्टिकल 14 का जो है हनन. क्लियर हो गया है सबसे चीज?
चलिए इसको मैं भेजता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कल मीन्स फ्राइडे और फिर सैटरडे, दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर। सो फ्राइडे से आपका लगातार फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन आपका एमसीक्यू भी जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे को आपको जाएगा तो फ्राइडे लिखिएगा और सैटरडे लिखिएगा। वी विल डिस्कस ऑन संडे और वेदर मंडे। क्लियर है? पूरा वीक आपने पढ़ा और जम के आपने पढ़ा है और आपकी अच्छी अच्छी पकड़ होती जा रही होगी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया है। साथ ही साथ आपने रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ लिया है। आज आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग विटामिन और डिफिशियंसी, डिजीज एंड हार्मोन ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद एक ही चीज बचेगा, दैट इज इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये दोनों समझने के बाद ये ग्रुप बी का आप राजा हो गए, ठीक है। उसी तरह दो बच रहा है सर, 5 4 और 5 जो बच रहे हैं वही। कौन सा? 2 बच रहे हैं सर, 2 टॉपिक बच रहे हैं, ये खत्म होने, ये जो अभी चल रहा है ये खत्म हो जाए फिर भी 2 टॉपिक बचेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, वो तो इंटरलिंक है, इसलिए तो मैं उसको बाद में पढ़ा रहा हूँ। दैट इज इंटरलिंक। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और इवोल्यूशन क्या है, दोनों का दोनों इंटरलिंक है। एक पीढ़ी से दूसरी दूसरी पीढ़ी तक जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसी को तो कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इसी में तो इवोल्यूशन देखने को मिला है, जिसके कारण तभी ना काला और पीला और व्हाइट और ब्लैक इस तरह के जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास समय है। आपका रिजल्ट जितना देरी से आ रहा है आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं आना तो है, जाएगा कहाँ वो। रिजल्ट बन के रेडी है, ये मैं डैम श्योर हूँ। कल भी हमारी बात हुई है राजीव से, ही सेड कि सर रिजल्ट पूरी तरह से बन के रेडी है, सारा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट कर लिया गया, फाइनल मीटिंग भी हो गया है, बस इसको मुख्यमंत्री ने रुकवा रखा है। हाँ, इसने रुकवा रखा है कि इसका कुछ माइलेज लेना चाहता है वो चाह रहा है कि, हालांकि इनका प्रेशर है चौधरी जी का कि आज से कल में हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। वो बार बार मंत्री जो है उनको रोकवा रहे हैं कि जो 15 नवंबर को है उसके आसपास निकालिए, ताकि थोड़ा ताज़ा रहे, उस बातों को भंजाएं हम वहाँ पे। बोले कि देखिए हमने सफल कराया, अपने इतने लोगों का रिजल्ट दिलवाया, इतने लोगों का पूरी तरह से जो है निष्पक्ष एग्जाम लिया, वो सारा बात कहेगा। ये सर 15-20 निश्चित है सर, क्लियर है। 15 से तो पहले 110%। हाँ ये ना 215-20 ना। हाँ हाँ, ये उसी राजीव का वर्सन है, मेरा वर्सन नहीं है। मेरा वर्सन तो 200 से ऊपर था, उसका वर्सन है 215 से 220। होता क्या है ना, ऑफिस में जितना लंबा देर तक रहेगा ना मैटर, तो वो किसी न किसी से लीक आउट होता ही है वहां पे। अरे वो हाँ, वो ट्रिंग ब्रिंग करता रहता है। अब वो लीक आउट में कितनी सच्चाई है वो जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसने कहा कि 215 से 220 से डैम श्योर है। चलिए लिख दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिएगा, ओके। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।